नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं अरस्तु के ऊपर बना रही हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स इसमें इंक्लूड है और फैक्ट, बहुत सारा फैक्ट के साथ में ये वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होगा आप लोग के प्रिपरेशन के लिए, यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत ही मन से और बहुत ही अच्छे से ये वीडियो आप लोगों को मन से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये अरस्तु के ऊपर पहले इसके इंट्रोडक्शन इसका है, उसके बाद इसका कार्यकाल जो भी इन्होंने किया है, इनका जो भी थॉट्स हैं आगे मैं पढ़ाऊँगी। तो अरस्तु का जन्म 384 BC में हुआ और इनका कार्यकाल 322 ईस्वी तक रहा। इनका जन्म अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता शाही चिकित्सक थे। आज विश्व अरस्तु से एथेंस के विचारक के रूप में जानते हैं, लेकिन एथेंस उनका जन्मजात नागरिकता नहीं था। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की अवस्था में वे प्लेटो की कृति से आकर्षित होकर एथेंस आए और उनका शिक्षण संस्था अकादमी में सम्मिलित हुआ। उन्होंने प्लेटो के अकादमी में शिक्षा ग्रहण की। उसने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईस्वी पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक का समय इस अकादमी में विद्या अध्ययन के लिए वहाँ रहे। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योजना से बहुत प्रभावित थे और उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करते थे। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु अकादमी का प्रधान बनने की आशा करते थे, किंतु विदेशी होने के कारण उन्हें वह पद नहीं मिल सका। यह पद प्लेटो के भतीजे को प्राप्त हुआ। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु एशिया माइनर ईरान गए और वहां उन्होंने अकादमी की एक शाखा स्थापित की। उसको वहां निमंत्रित करने वाले अंतर्नियस का राजा हर्मिज था। वह अरस्तु का बहुत सम्मान करता था और उसने अपनी दत्तक पुत्री पिथियास की शादी भी अरस्तु के साथ कर दी। यहाँ उसने 3 वर्ष बड़े आनंद के साथ बीते। हर्मीज के दरबार में ही उसे ईरान का पतोन्मुख निरंकुशवाद देखने का अवसर मिला, जिसका उल्लेख उसने अपनी पॉलिटिक्स में किया। उसने हर्मीज के दरबार में रहते हुए ही व्यवहारिक राजनीति, अर्थशास्त्र तथा राजतंत्र का क्रियान्वयनात्मक अनुभव प्राप्त किया। 342 ईस्वी पूर्व उसे मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर की शिक्षा का भार उसे सौंप दिया। अरस्तु 6 वर्ष तक यहाँ रहा। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु का बहुत अधिक सम्मान करता था और 335 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने गुरु के विध्वंस नगर को पुनः स्थापित कर दिया, फिर से बनवा दिया। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तु एथेंस लौट आया और वहाँ एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जाना गया। एथेंस में उसने अपना एक निजी शिक्षालय स्थापित किया, जो लीसियम के नाम से विख्यात हुआ। वह 12 वर्ष तक इसका प्रधान रहा और इस काल में उसे सिकंदर से बराबर सहायता मिलती रही। 322 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई, तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वे फेलिसिस्को भाग गया, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर लगाया जा चुका था। भागते समय उसने कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध
दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक न होकर आत्महत्या का परिणाम हो सकता है। अरस्तु की रचनाएं। अरस्तु सर्वतोमुखी प्रतिभा का विलक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग सभी विषयों पर अपने अनेक ग्रंथ लिखे। वैसे उनके ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स है। उसके विभिन्न विषयों पर लिखे ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। साहित्य में यूडर्मस और सोल पोएटिक्स तथा रिटोरिक आदि। राजनीति में पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, तर्कशास्त्र और दर्शन पर फिजिक्स, डी एनिमा या प्राइमर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, द पोस्ट मेडिटेरियन एनालिटिक्स, द पॉलिटिक्स। भौतिक विज्ञान पर मेटापोलॉजी, शरीर विभाजन पर हिस्ट्रीज ऑन एनिमल्स। पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या लिखा? उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स आज एक अपूर्ण कृति के रूप में उपलब्ध है। यह प्राचीन राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। कुछ विद्वान इसे अत्यधिक महत्व देते हैं, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर, डॉक्टर जेलर, प्रोफेसर बाउले हैं। इसके विपरीत डॉक्टर टेलर का मत है कि इतने महत्वपूर्ण विषय का जितना सरल निरूपण इस ग्रंथ में है, उतना अरस्तु की किसी अन्य कृति में नहीं है। पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है, जिसमें क्रमानुसार निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? तो 8 भागों में विभाजित है। पहले भाग में क्या है? इसमें राज्य की प्रकृति और दासता का विवेचन है। दूसरे में इसमें पूर्व प्रतिपादित सिद्धांतों का ऐतिहासिक अध्ययन तथा प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया गया है। तीसरे में है इसमें संविधान के विभिन्न स्वरूपों का, विशेषतः राजतंत्र का विवेचन है। चौथे में इसमें संविधान का वर्गीकरण कर उनकी आलोचना की गई है। पांचवें में इसमें क्रांतियों के कारण और उन्हें दूर करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। छठे में इसमें विशेषतः लोकतंत्र और धनिक तंत्र का वर्णन है। सातवें में इसमें आदर्श राज्य का वर्णन है। आठवें इसमें आदर्श राज्य के वर्णन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संविधानों एवं उनकी समस्याओं आदि पर विचार किया गया है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति। इसमें अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है क्योंकि उसके गुरु प्लेटो ने जहाँ आदर्श या कल्पना के सहारे रिपब्लिक लिखी, वहीं अरस्तु 198 संविधानों का अध्ययन करके पॉलिटिक्स की रचना की है। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो आगे इसके बारे में क्या लिखा है? इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पश्चिमी जगत में राजनीतिक विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि अरस्तु से पहले प्लेटो राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित है। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस बात पर विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीतिक स्थिति से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उसे कलाकार, कवि या दार्शनिक भी कह सकते हैं। विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं है। राजनीतिक विज्ञान की एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा ही किया गया। अरस्तु को निम्न कारणों के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उनके बारे में इसलिए कहा गया आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक, क्योंकि इसका पहला पॉइंट है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के पूर्व अरस्तु के द्वारा अपने समय की सभी राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण अध्ययन किया गया। उसके द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से तथ्य एकत्रित किए गए। ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसे यूनानी जगत की राजनीतिक संस्थाओं
का ज्ञान को समझा जाता था। उसका अध्ययन स्वयं द्वारा संग्रहित तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसे प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। प्लेटो के राजनीतिक विचारों में राजनीति और नीति एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हैं और राजनीतिक नीति शास्त्र का एक उपविभाजन बनकर रह गई। अरस्तु ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की है और इस दृष्टि से राजनीति का विज्ञान सही रूप से अरस्तु से प्रारंभ होता है। अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप बल्कि सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करता है। यथार्थवादी विचारक। अरस्तु प्रथम विचारक हैं जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसका एक अपूर्व गुण संयम या संतुलन का तत्व है। उसने सदैव ही अतिशयोक्ति से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। अपनी यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद या दार्शनिक राजा के शासन जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन नहीं करता, बल्कि उसका विचार है कि संपूर्ण जनता के हित में जनता पर केवल आवश्यक नियंत्रण ही लगाए जाने चाहिए। दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पर वह जन साधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है। अगला पॉइंट इसके बारे में है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु प्रथम पश्चिमी विचारक है जिसने क्रमबद्ध रूप में राज्य का पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप की, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। सरकार के अंगों का निरूपण। अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया है। ये अंग चाहे भले ही आधुनिक अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बिल्कुल अनुरूप न हो, पर बहुत कुछ उसके समान ही है। अरस्तु की खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बनी है। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धिसंपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। अरस्तु का विश्वास विधि के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता के विषय में जो विचार व्यक्त किए, बोधा-ग्रोसिया से बेंथम, हॉब्स, ऑस्टिन और लॉस्की ने उन्हें अपनाकर ही वैधानिक संप्रभुता की व्याख्या की है। संप्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीतिक अवश्य ही अरस्तु की बहुत अधिक ऋणी है। उसके बाद एक पॉइंट, राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम विचारक है। उसने इन मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होता है। व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है और क्रांतियों का मूल कारण संपन्न और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष होता है। यदि उपर्युक्त सभी तत्वों पर सामूहिक रूप से हम विचार करें तो पाएंगे कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैक्सी ने सत्य रूप में ही अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। तो आज इतना ही, क्योंकि अरस्तु बहुत बड़ा टॉपिक है और उनका आज आधा ही उनके ऊपर बना रही हूँ वीडियो, और पार्ट 2 भी इसके आगे बनाऊँगी, अरस्तु पार्ट 2। इसमें का और भी बहुत सारा टॉपिक है जो मैं आज एक वीडियो में नहीं डाल पाऊँगी।
सो ये वीडियो अच्छे से आप लोग देख लीजिए, और इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे भी आप देख लीजिएगा। और आगे भी मैं एक एक टॉपिक करके और सारे सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी यूजीसी नेट का। और मैं लगातार और भी डाल चुकी हूँ वीडियो। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो पे वीडियो डाल चुकी हूँ, जो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को देख लीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।